जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलें कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने जो कॉरपोरेशन टैक्स है उसमें बेसिक बातों को डिस्कस किया। हमने स्पेसिफिकली कल की सेशन में हमने कैपिटल अलाउंसेस को देखा, जिसमें मैंने आपको दो तीन बातें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बताई। ऑल दो जो है थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर थी समझने में, हो सकता है कि आपको ज़रूर कोई ना कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े आपको, लेकिन ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था कैपिटल अलाउंसेस का। थोड़ा सा इसको मैं रिवाइज दोबारा कर देता हूँ ताकि रिफ्रेश हो जाए वो चीज़ और फिर हम आगे इसको लेके चलते हैं। देखिए, सबसे पहले कैपिटल अलाउंसेस में आपको याद रखना है कि कैपिटल अलाउंसेस जो है वो डिप्रिसिएशन की जगह एचएमआरसी आपको देती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिप्रिसिएशन एक डिसअलाउड एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट किया जाता है, बोथ फॉर इंडिविजुअल एंड बोथ फॉर कंपनीज। इसका ये मतलब है कि जो आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट होगा उसमें डेप्रिसिएशन माइनस हुई होती है, आपने उसको ऐड बैक करना है। यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस हुई होती है, आपने उसको ऐड बैक करके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट पर लेकर आना है। आप मेरे बैकग्राउंड में अगर आपको कोई आवाज नॉइसेस वगैरह आ रही हैं तो अपॉलॉजीज फॉर दैट। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी आवाज पे कंसंट्रेट करें। अच्छा, फिर उसके बाद जो है मैं आपको ये बताया था कि कैपिटल अलाउंसेस जो हैं वो आपके टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट से माइनस कर दिए जाते हैं। अच्छा, उसमें जो सबसे पहली बात हमने देखी थी, हमने वो ये कहा था कि जब एक इंडिविजुअल की बात करते हैं तो एक इंडिविजुअल कोई भी एसेट अगर यूज कर रहा है फॉर प्राइवेट पर्पस तो उसको उस प्राइवेट पर्पस पर कैपिटल अलाउंस नहीं मिलता। कैपिटल अलाउंस सिर्फ उसको बिजनेस पर्पस पर मिलता है। लेकिन कंपनी के केस पे जब हम बात करते हैं तो कंपनी में जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कोई भी कंपनी का एसेट अगर प्राइवेट यूज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी उनको उस पर कोई भी जो है ना रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और उस पर उनको जो है वो तमाम कैपिटल अलाउंसेस एप्लीकेबल होते हैं। यानी कंपनी के एसेट्स का अगर प्राइवेट यूज हो रहा है तो आप उसको इग्नोर कर दें। आप ये अज्यूम करें कि ये जो प्राइवेट यूज है ये बेसिकली 100% बिजनेस यूज जो है वो कंसिडर कर रहा होगा। यानी इसमें इसमें आपने कोई भी सेपरेट कॉलम्स जो है वो आपको कंसिडर नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर शॉर्ट अकाउंटिंग पीरियड की जब हम बात करते हैं तो वो आपको इंडिविजुअल्स में भी आपको पढ़ाया गया है, मैंने बताया था, और यहां पर भी दोबारा सुन लें कि जो आपकी एआईए की अमाउंट होती है जो कि कितनी है, ये एआईए की अमाउंट है। और रिटन डाउन फॉर मेन पूल इज 18%, फॉर स्पेशल पूल इट्स 16%। तो उसको आपने प्रोपोर्शनली क्या करना होता है, अपॉर्शनेट करना होता है, और ऑन बेसिस टाइम अपॉर्शन आप सिंपल कह लो कि करना होता है। लेकिन आपकी जो एफआईए की अमाउंट होती है, एफआईए की अमाउंट कौन सी होती है? ये बेसिकली वो अमाउंट होती है जो जब आप एक ऐसी गाड़ी खरीदते हो जो कि जीरो कार्बन एमिशन दे रही है, उसकी वैल्यू पर आपको एफआईए जो है वो मिलता है। एफआईए कभी भी टाइम अपोर्शन नहीं होता, ये हमेशा पूरी उस अमाउंट पर मिलता है जिस अमाउंट पर आप वो गाड़ी खरीद रहे हो। कंपनी के केस में भी यही सिनेरियो इसमें यूज किया जाता है। लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड का आई गेस इंडिविजुअल्स में हमने अभी तक कोई एसएच केस नहीं देखा, हम आगे कंपनीज में देखेंगे। आज हम इसी पे बात करेंगे। तो लॉन्ग अकाउंटिंग पीरियड में मैंने आपको बताया था कि लेट्स से अगर 18 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड है तो इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। पहले 12 मंथ्स को पहला अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर किया जाएगा, और बाकी के जो 6 मंथ्स होंगे उसको दूसरा अकाउंटिंग पीरियड कंसिडर करके आपने दो वर्किंग इसकी सेपरेटली शो करनी होंगी। ठीक है। फिर उसमें ईसीएस, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, नो डाउट। ठीक है, आज से 2 साल पहले ये नहीं था, रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ईसीएस की जब हम बात करते हैं तो वो कहता है कि कंपनी जब न्यूली क्वालिफाइंग जब कंपनी जो है वो न्यू क्वालिफाइंग प्लांट एंड मशीनरी खरीदेगी तो उस पर दो चीजें मिलेंगी। नंबर वन, 100% फर्स्ट ईयर अलाउंस मिलेगा। अब तक आपको ये पता था कि गाड़ी पर अलाउंस मिल रहा है, अब प्लांट एंड मशीनरी पर भी मिलेगा जो कि ईसीएस के एज पर रूल्स डिफाइन होंगी। और 50% एफआईए आपको मे स्पेशल रेट पूल पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, 100% एफआईए ऑन मेन पूल एसेट्स, 50% एफआईए ऑन स्पेशल रेट पूल एसेट्स। फिर इसके अलावा एक और बात इसमें हमने यहाँ पर कही थी कि 2023 तक, यानी 2021 से 2023 तक आपका एक 130 सुपर डिडक्शन अलाउंस एक तरीके सॉरी सुपर डिडक्शन अलाउंस एक तरीके से अवेलेबल होता था, जो कि अब अवेलेबल नहीं होगा। तो हमने इसकी एडजस्टमेंट भी जो है वो इस साल करनी होंगी। तो उसकी एडजस्टमेंट जो है वो आपने देखनी है, और वो एडजस्टमेंट्स जो है वो क्या थी कि देखें, अगर किसी भी
एसेट पर आपने फुल ईसीए क्लेम किया हुआ है, तो उस एसेट को आप उस एसेट को जब बेच देते हो तो उसकी प्रोसीड्स को मेन पूल से माइनस नहीं करोगे, और उस एसेट की जितनी भी प्रोसीड्स होंगी वो एज अ बैलेंसिंग चार्ज यानी एज अ नेगेटिव कैपिटल अलाउंस ट्रीट की जाएंगी। फिर उसके अलावा कहता है अ क्वेश्चन विल नॉट बी सेट इन द एग्जाम एंड, अच्छा ये तो वो हो गया था। अच्छा फिर वो कहता है कि देखिए अगर 50% एफआईए आपने क्लेम किया हुआ है स्पेशल रेट पूल के केस में ऑब्वियसली, तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर 50% बैलेंसिंग चार्ज होगा। ऑब्वियसली बात है, जितना आपने एफआईए क्लेम किया है, सॉरी, जितना आपका बैलेंसिंग चार्ज होगा दैट इज गोइंग टू बी 50% ऑफ द प्रोसीड, जितने का आप वो चीज बेचोगे। और उसके बाद जो रिमेनिंग है, फॉर इंस्टेंस मैंने ये कहा कि मैंने एक चीज 1000 की बेची है, तो बैलेंसिंग चार्ज कितने का हो जाएगा, 500 का हो जाएगा। रिमेनिंग कितना हुआ, 500 रिमेनिंग हुआ। ये जो 500 रिमेनिंग होगा, ये उसकी कॉस्ट में से आप माइनस करके जो भी आंसर आएगा उस पर 6% रिटर्न डाउन वैल्यू आपने लगा देनी है। ठीक है। फिर इसमें तीसरी बात जो हमने की थी वो ये कही थी कि अगर 50% एफआईए आपने पार्शियली क्लेम्ड एसेट पर क्लेम किया हुआ है या पार्शियली क्लेम किया हुआ है, तो उस केस में आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना था, दैट इज प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंडिचर ऑन विच एफआईए क्लेम, वो जो 50% है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 50%। और अगेन ये वाला सिनेरियो और ये वाला सिनेरियो सेम आ जाते हैं। तो इस चीज की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है स्टडी हब पे। आई बिलीव सो इसकी एक एक्सप्लेनेशन आपको जरूर दी होगी, कैलकुलेशंस भी दी होंगी, उस पर जरूर वर्किंग करें। किट में आई गेस अब आपको शायद ना मिले क्योंकि किट इतना कोई खास रिवाइज होती नहीं है। स्टडी हब पे आपको इस चीज की जरूर डिटेल्स जो है वो मिलेंगी, तो आप जरूर इसको वहां से सॉल्व करें। अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो वो जरूर ऑन द स्पॉट मुझसे पूछें, क्योंकि ये चीज ऐसी है कि जो आप छोड़ नहीं सकते। एग्जाम में 15 नंबर का सवाल आता है और उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं कि कैपिटल अलाउंसेस एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडिविजुअल्स में भी और कंपनी में भी। ठीक है जी, चले अब हम थोड़ा सा आगे मजीद आज के टॉपिक पे चलते हैं और प्री ट्रेडिंग ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर की जो है बात करते हैं। देखिए आपको याद होगा कि जब हमने इंडिविजुअल्स की बात की थी तो हमने प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर्स जो है वो पढ़े थे। ठीक है। The rules for pre-trading expenditures are the same for companies and sole traders that are as follow. जो इंडिविजुअल के प्री ट्रेडिंग जो रूल्स थे वही रूल्स आपके किसके हैं, कंपनीज के लिए भी हैं। अब वो रूल्स क्या हैं, वो रूल्स ये हैं कि एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द 7 year बिफोर अ कंपनी कमेंस टू ट्रेड which would have been allowable if the company was trading is treated as an expense on the day that the company starts trading. कोई भी ऐसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने पिछले 7 सालों में किया हुआ है, और अगर वो आप आज करते और वो एक अलाउेबल एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होता तो वो एक अलाउेबल एक्सपेंस कंसिडर कर दिया जाता। ठीक है। इसके अलावा any capital expenditure is treated as if bought on the first day when the trade commences. Any capital allowances will be claimed in the first capital allowance computation. और इसी तरह कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपने पिछले एक स्पेसिफिक 7 years में कंप्लीट किया है उसको कंसिडर किया जाएगा कि वो आपने आज स्टार्ट किया है और आज आपका पहला कंपनी का ट्रेडिंग दिन है। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है। इंडिविजुअल में भी यही सिनेरियो था, आप इसको देख सकते हैं। कंपनीज का सिनेरियो क्या है, कंपनीज का सिनेरियो ये है कि पिछले 7 साल का जो है वो टाइम पीरियड आपने याद रखना होगा। पिछले 7 सालों में आपने कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है उसको आप आज क्लेम कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर पे तो कैपिटल अलाउंसेस क्लेम हो जाएंगे, राइट। रेवेन्यू आपका एज अलाउेबल डिडक्शन के तौर पे ट्रीट कर दिया जाएगा। तो ये इसको हम जब इसका मैं आपको थोड़ी देर बाद जब इसकी इलस्ट्रेशन वगैरह दिखाऊंगा तो उसमें भी आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा फिर बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंटरेस्ट इनकम का, लोन रिलेशनशिप रूल्स का। ये अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है क्योंकि इसमें इसके बाद हम प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे और लोन्स में भी कुछ प्रॉपर्टी के सिनेरियोज हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मुश्किल बात नहीं है, समझ में आ जाती है अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को पढ़ें। All income and expenses related to the borrowing and lending of money are dealt with under the loan relationship rules. अच्छा जी, चलो इसको देख लेते हैं।
कहता है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बोरिंग मनी। किस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं? इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट। अच्छा, ये आई गेस उन्होंने जनरल रीड है, आप इसको रीड कर लें, ठीक है, ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इंटरेस्ट पेड ऑन ओवरड्राफ्ट है, बैंक लोन्स हैं, कॉर्पोरेट लोन्स है, अदर कॉस्ट सच एज अरेंजमेंट फी, अदर इंसिडेंटल कॉस्ट, इनकरेंट रेजिंग लोन फाइनेंस, ये सब आपके एक्सपेंसेस हैं किससे रिलेटेड, जब आप उधार लेते हो, ठीक है। फिर इनकम रिसीव फ्रॉम लेंडिंग मनी, अगर आप खुद उधार दे रहे हो तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। चलिए, अब हम चलो मेजर बात जो जिस चीज पे हमने करनी है वो ये बात करनी है। देखिए, दो इंटरेस्ट है आपके पास, एक है इंटरेस्ट पेएबल, सॉरी, एक है इंटरेस्ट रिसीवेबल और एक है इंटरेस्ट पेएबल आपके पास, जिसका नेट आप क्या कंसिडर करते हो? इंटरेस्ट इनकम कंसिडर करते हो। और ये इंटरेस्ट इनकम कहाँ जाती है? ये कॉर्पोरेशन टैक्स की कैलकुलेशन में जाती है। मैंने जब ऊपर आपको प्रोफार्मा बता रहा था तो मैंने वहां पर आपको इंटरेस्ट इनकम लिखवाया था, ठीक है। तो वो इंटरेस्ट इनकम कैसे आती है? वो आपके इंटरेस्ट पेएबल माइनस इंटरेस्ट रिसीवेबल से आ जाती है। इंटरेस्ट रिसीवेबल अगर आपका ज्यादा है, ये चलो इसको उल्टा कर लो तो पॉजिटिव आंसर आपका आ जाएगा और वो ज्यादा सही तरीके से समझ में आ जाएगा कि देखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल माइनस इंटरेस्ट पेएबल, जितना इंटरेस्ट रिसीवेबल ज्यादा होगा आपकी इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम उतनी ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली इनकम इनका नेट ऑफ करके कंसिडर की जाती है, ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चले, अब देखें, अगर आप एक ट्रेड पर्पस के लिए लोन ले रहे हो, ठीक है, अगर आप एक ट्रेड पर्पस के लिए जो है वो लोन ले रहे हो, तो देखो वो ट्रेडिंग लोन जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाला जो इंटरेस्ट है उसको आप कह सकते हो कि यस, ये आपका क्या, ये आपके ट्रेडिंग में कंसिडर हो सकता है। ऐसा ही है। थोड़ा सा इसको जरूर मजीद इनहांस करते हैं। देखें कि अगर आप जो है एक इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, सॉरी, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं ऑन अ लोन टेकन आउट टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ट्रेड। देखो, आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी ट्रेड पर्पस के लिए, आपने उधार लिया, उस उधार से आपने कोई ऐसी चीज बाय की जो आपने अपनी ट्रेडिंग में यूज करनी है, तो उस उधार पर लगने वाला जो इंटरेस्ट होगा वो अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ऑन अ लोन टेकन आउट टू परचेज प्रॉपर्टी यूज फॉर ट्रेडिंग पर्पज। अब यहां पर आपने बड़ी ध्यान से ये बात सुननी है कि यहां पर आप कौन सी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो? वो प्रॉपर्टी जो ट्रेडिंग पर्पस के लिए खरीद रहे हो। आपको याद होगा जब हमने प्रॉपर्टी इनकम की बात की थी तो हम एक ऐसा लोन लेते होते थे जिससे हम एक प्रॉपर्टी खरीदते थे और वो प्रॉपर्टी रेंट पे देते होते थे। ये वो वाला लोन नहीं है। ये लोन कौन सा है कि आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उस प्रॉपर्टी पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑफिस वेयर हाउस है, फैक्ट्री है, तो उसका लोन आपका अलाउएबल एक्सपेंस ट्रीट कर दिया जा सकता है। फिर इसी तरीके से देखें, सिंपल सी बात लिखी हुई है, अब आई गेस पढ़ने से समझ में आ जाएगा। ऑन अ लोन और ओवरड्राफ्ट टू फंड डेली ऑपरेशंस, किसके डेली ऑपरेशन? ऑब्वियसली कंपनी के डेली ऑपरेशंस। ऑन लोन नोट्स टू फंड ट्रेडिंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड पर्पस होगा। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल ट्रेड पर्पस के लिए जो है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, इसका नोट उन्होंने नीचे जो है वो दिया हुआ है, तो देखें, generally all interest received by a company is a non trade interest। देखो, कंपनी का ट्रेडिंग का मतलब है कि कंपनी लेन देन के मामलात कर रही है, कंपनी जो है वो बाय एंड सेल कर रही है। कंपनी कभी भी लोन्स बाय एंड सेल नहीं कर सकती, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी का काम जो है वो लोन्स देना और लोन्स खरीदना है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दैट इज वाई जब एक कंपनी लोन देती है, किसी को भी लोन देती है, तो वो उस लोन पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता है वो ट्रेडिंग इंटरेस्ट कंसिडर या ट्रेडिंग इंटरेस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस कंसिडर नहीं होता। इसका मतलब है कि आप उस इंटरेस्ट को अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पे माइनस नहीं कर सकते, वो एप्लीकेबल ही नहीं होता, ठीक है। तो देखो, इन द टैक्स एग्जामिनेशन यू विल बी एक्सपेक्टेड टू बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर लोन इंटरेस्ट पेएबल इज फॉर ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। जो मेजर चीज है वो ये आ जाती है आपकी। तो आपने क्या याद रखना है? देखो, बड़ी आसान सी बात है, तीन बातें चार उसने याद रखी हुई है, आप तीन बातें याद रख लो। चलो,
अगर आपने एक लोन लिया है और वो लोन जो है, उस लोन को लेकर आपने कोई एसेट बाय किया जो आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर रहे हो, नंबर वन। आपने कोई प्रॉपर्टी बाय की जिस पर ट्रेडिंग करनी है, कोई ऑफिस, वेयर हाउस, समथिंग लाइक दैट। और तीसरा, आपने डेली यूज के लिए उस चीज को अपना उस लोन के पैसे से खुद को फंड किया। तो वो आपका जो उस लोन पर लगने वाला इंटरेस्ट होगा, वो आपका क्या कंसिडर होगा? वो आपका ट्रेडिंग पर्पस के लिए कंसिडर होगा, वो अलाउएबल एक्सपेंस के तौर पे, या वो आपकी इंटरेस्ट इनकम से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है। नॉन ट्रेड पर्पस, आई गेस क्वाइट सिंपल सी बात है, समझ में आ जाएगी कि वो ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं होगा। तो जब वो चीज है ही नहीं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो वो ऐड बैक हो जाएगी, वो माइनस नहीं होती। अगर वो माइनस हुई भी है, उसको ऐड बैक करो। अगर वो ऐड बैक हुई भी है, तो उसको वहीं रहने दो, उसको माइनस नहीं करना आपने। तो ये बात आपने जरूर जो है वो समझनी है। इसको जरूर एक दफा रीड करें, मुश्किल बात नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यहाँ पर हुई भी है। ठीक है। तो आई होप सो यहां तक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं, इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं। अब ये वही बात बता रहे हैं जो मैंने आपको थोड़ी सी जो है ना, अब रफली बताई थी कि देखो, इंटरेस्ट रिसीवेबल शुड बी डिडक्टेड व्हेन कैलकुलेटिंग एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड इंक्लूडेड इन द टोटल टैक्सेबल प्रॉफिट्स कंप्यूटेशन एज इंटरेस्ट इनकम। कहते हैं इंटरेस्ट रिसीवेबल क्योंकि देखो वो एप्लीकेबल नहीं होता, वो ट्रेडिंग से रिलेट नहीं करता। आप उसको माइनस करो अपनी इंटरेस्ट इनकम से, निकाल दो। ठीक है। फिर इसके अलावा इंटरेस्ट जो है is usually credited to the company accounts on accrual basis, as interest receivable is taxed on an accrual basis. The figures included in the account is the figure which is taxed as interest income. सीधी सीधी वो बात कर रहा है कि भाई अक्रूवल बेसिस पे आपकी इंटरेस्ट इनकम जो है वो टैक्स्ड होती है। तो आपने उसको अक्रूवल बेसिस पे लेके चलना है। यानी आपने ये नहीं देखना कि इंटरेस्ट आपको मिला है या नहीं मिला, आपने बस ये देखना है कि भाई इंटरेस्ट जो है वो किस साल से रिलेट कर रहा है। सीधा सीधा उस पर टैक्स लगाओ, डज नॉट मैटर कि वो इंटरेस्ट आपको मिला हो या, सॉरी, इंटरेस्ट आपने पे किया हो ना किया हो, इंटरेस्ट मिला हो या ना मिला हो। ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। इंटरेस्ट पेड की बात करते हैं, बड़ी आसान सी बात है, वही जो ऊपर मैंने कही थी। इंटरेस्ट पेड एंड पेएबल ऑन बोरिंग्स फॉर ट्रेडिंग पर्पस इज अ डिडक्टेबल ट्रेडिंग एक्सपेंस। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरिंग और नॉन ट्रेडिंग ऐड बैक करो। ठीक है। ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड बैक करो एंड डिडक्टेड फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम इन द टोटल टैक्स कंप्यूटेशन। ये अब जरा थोड़ा समझने की बात है। देखो, आपका टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है। ठीक है। इसमें आपने ऐड बैक करनी है क्या? इंटरेस्ट फॉर नॉन ट्रेडिंग पर्पस ऐड बैक करना है। माइनस क्या करना है? इंटरेस्ट फॉर ट्रेडिंग पर्पस, पेएबल की जो बात हो रही है। ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें ऐड क्या करना है? इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल ऐड करना है आपने। ठीक है। इसी तरीके से वो ये कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट पे आप कर रहे होगे ना, वो इंटरेस्ट इनकम से आपने माइनस जरूर करना है। इंटरेस्ट इनकम से माइनस करोगे और ट्रेडिंग प्रॉफिट में ऐड बैक आपने जो है वो कर देना है। ठीक है। आई होप सो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चले आगे थोड़ा सा मजीद चलते हैं और मजीद जो है इस चीज पर बात करते हैं। तो आपने देखें, यूं समझ ले कि इंटरेस्ट रिसीव, ठीक है, या मैं आपको ना एक जो है वो प्रोफॉर्मा जो है वो लिखवा देता हूँ। वो आप अपने पास लिख लें, कभी कभी एग्जाम में उस तरीके से चीज आपके पास आ जाती है। तो मैं आपको जो है इस तरह करते हैं, एक मिनट मुझे दे दें, मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम जो है ना उस पर लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने जरा स्टिकी नोट ओपन किया। आप जरा इस पे देखिएगा कि आपने जो है वो याद रखना है कि अगर आप इंटरेस्ट इनकम अगर कैलकुलेट कर रहे हो ना, अ, अगर आप इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो, एक मिनट मैं जस्ट बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अगर आप इंटरेस्ट इनकम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो, तो इंटरेस्ट इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? इंटरेस्ट इनकम बेसिकली आपकी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी जो आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है। ठीक है। एक मिनट,
ठीक है, आपने जो इंटरेस्ट रिसीव किया है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट रिसीव होगा वो आप यहां पर लिख लें। फिर इंटरेस्ट रिसीव के बाद आप इसमें एक और चीज जो है वो ऐड करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी योर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप टैक्स ओवर पे करते हो ना, तो उस पर कुछ आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट इनकम भी यहाँ आएगी। तो इंटरेस्ट, मैं इंटरेस्ट को अब INT लिख रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स। ये सॉरी, ये जो है ये ऐड होगा, ये वाली लाइन नहीं है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है। हाँ ठीक है, हाँ अब ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पे, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पेमेंट ऑफ द टैक्स। ओहो, 1 सेकेंड, मैं आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा ठीक है, आई होप सो आपको मेरी भी स्क्रीन नजर आ रही होगी। हाँ ठीक है, चल ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, ये दो बातें आ गई। ठीक है, फिर तीसरी बात आपने इसमें याद रखनी है कि जो आएगी दैट इज इंटरेस्ट पेड ऑन अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट पेड ऑन अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इंटरेस्ट पेड, ये आप अपने पास प्लीज जरूर नोट करें, ये आपकी बुक में कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये जो है मैं आपको बता रहा हूं, इंटरेस्ट पेड ऑन अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आपने क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन ट्रेडिंग लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन ट्रेडिंग लोन। ये कौन से वाला है, ये बेसिकली वो इंटरेस्ट होता है जो आप उस लोन पे पे करते हो जिससे आपने प्रॉपर्टी इनकम, सॉरी, जिससे आपने वो प्रॉपर्टी खरीदी है जिसको आप रेंट आउट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो याद रखना कि पेपर में इंटरेस्ट इनकम कैसे कैलकुलेट होगी, ये चार चीजों से, कि इंटरेस्ट रिसीव प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन ओवर पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर तो ये दिया हुआ है, माइनस कर दो इंटरेस्ट पेड ऑन अंडर पेमेंट ऑफ टैक्स, एंड माइनस कर दो इंटरेस्ट पेड ऑन नॉन ट्रेडिंग लोन। ठीक है, मेरी राइटिंग को इग्नोर कीजिएगा, बस अपने पास ये नोट जरूर जो है वो आप अपने पास कर लें। ठीक है, चलें, अब हम वापस आते हैं अपने सेक्शन पे, जो हम पढ़ रहे थे। तो ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। तो ये बेसिकली जो ऊपर उसने हमने बात की ना, ये जो इंटरेस्ट पेड की बात की थी, तो ये मैंने आपको इसका एक फॉर्मूला जो है वो बता दिया, जो आपकी किताबों में मिसिंग है, पर आप इसको अगर याद रखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपका ये जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये इम्पेयर डेट्स एंड असेसमेंट एंड टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, ये जरा एक रीडिंग का टॉपिक है, जल्दी से मैं भी इसको गो थ्रू करूंगा, थोड़ा बहुत जो समझाना है वो मैं समझाऊंगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो देखें, देखते जाइएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ये रीडिंग से आप बच जाएंगे। ठीक है, the write-off of impaired trade debts is an allowable deduction from trading profit, and the recovery of trade debts previously written off is a taxable trading income. I believe ये एक बहुत ही अंडरस्टैंडेबल बात हो जाएगी कि देखो, अगर आपकी कुछ चीजें रिसीव होनी थी जो ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, वो अब आपको रिसीव नहीं हो रही, वो इररिकवरेबल डेट बन गई है, तो आपका जमीर जरूर ये कहेगा कि भाई ये हमारे प्रॉफिट से माइनस होना चाहिए, ये अलाउेबल एक्सपेंस है, राइट। तो बस यही बात वो कर रहा है कि जो चीज पहले रिसीव होनी थी अब वो रिसीव नहीं हो रही, इररिकवरेबल डेट्स आ गए हैं। तो जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इररिकवरेबल डेट नेट प्रॉफिट से माइनस होते हैं, आपने भी ट्रेडिंग प्रॉफिट से इररिकवरेबल डेट्स को माइनस करना है। ठीक है, चल, इसके अलावा अगली बात पे आ जाए, असेसमेंट इन टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स। ये बात हम कर चुके हैं, ऑल इंटरेस्ट पेड बाय अ कंपनी डिडक्टेबल एक्रूवल बेसिस, आपको पता चल चुका है। As the company accounts are also prepared on the accrual basis, the figure, चलो इसको छोड़ो,
अच्छा चलें छोड़ें, आगे आ जाते हैं। इलस्ट्रेशन पे आ जाएं जी, इलस्ट्रेशन देखते हैं कि इलस्ट्रेशन पे क्या बात हो रही है, थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं ट्रिनिटी लिमिटेड अ क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट ऑफ 2800। बस मुझे 1 मिनट दे दें। अच्छा जी सॉरी, तो मैं कह रहा था Trinity Limited, a clothing manufacturer, received bank interest of 2,800 on 14 December 2024। यहां तक बात रुक जाते हैं, आगे देखते हैं। देखो बैंक इंटरेस्ट लोन, देखो अभी अभी आपको मैंने एक बात बताई, इंटरेस्ट अगर आपको रिसीव हो रहा है, आंखें बंद करके उसको नॉन ट्रेडिंग में डाल दो। उसने भी यही बात लिखी हुई है, बैंक इंटरेस्ट रिसीवेबल इन द पीरियड विल बी टैक्सेबल एज नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट इनकम। यही बात लिखी हुई है, ठीक है, कि वो क्या क्लासिफाई होगा, वो आपका नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट इनकम क्लासिफाई हो जाएगी। ठीक है, तो यानी आपने क्या करना है, जब आप इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट करोगे ना, तो इंटरेस्ट इनकम में आपने जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो आप एज अ नॉन ट्रेडिंग इंटरेस्ट इनकम ले। ठीक है, चलो अगली बात इस पे करते हैं। एंड पेड अ लोन नोट इंटरेस्ट ऑफ 19,500 टू अदर कंपनीज। चलो आगे आ जाओ इस पे। अब लोन नोट इंटरेस्ट है, फाइनेंस रिलेट्स टू द फाइनेंस रेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये आपने पॉइंट्स यहां से पिक करने हैं कि अच्छा बैंक इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये नॉन ट्रेडिंग क्लासिफाई हो रहा है। लोन नोट्स कंपनी कब इश्यू करती है, जब कंपनी ने अपने ऑपरेशंस के लिए पैसा रेज करना हो, तो ये ट्रेडिंग हो जाएगा। आपने इस तरीके से यहां से पॉइंट्स को उठाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी बात यहां नहीं लिखी हुई। ठीक है, आपने इस चीज को इस तरीके से समझना होगा। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलें अब आगे, और इसमें कुछ खास नहीं है, पढ़ लीजिएगा, मजीद आगे चलते हैं। अच्छा इसके बाद इसको जरूर अटेम्प्ट करें, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, इसको पीछे से देखें, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 13 को, इसका वो कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्यूशन पढ़े, फिर इसको समझें, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आएगी। ठीक है, चलें। प्रॉपर्टी इनकम बड़ा ही छोटा सा सेक्शन है, जैसे इंडिविजुअल्स में था, प्रॉपर्टी इनकम वैसे ही ऑलमोस्ट ट्रीट की जाती है, जैसे एक से जो आपका सोल ट्रेडर है उसके लिए ट्रीट की जाती है। ठीक है, देखें, the income from these properties is assessed as property business income, calculated basically in the same way as of sole trader. Allowable expenses are those associated with normal running and upkeep of the property. I believe ये आपको straightforward बात समझ में आ गई है। अच्छा देखें, however, there are few differences in the way that companies are assessed on their property income as follow। देखो हमने ये बात पढ़ी थी कि इंडिविजुअल्स में जो प्रॉपर्टी इनकम है वो कैश बेसिस पे होती है, अनटिल एंड अनलेस स्टेटेड फॉर एक्रूवल बेसिस। लेकिन कंपनीज में ये कब किस पर होगी, कंपनी पे हमेशा ये एक्रूवल बेसिस पर होती है। दोबारा बोल रहा हूं, कंपनी में हमेशा आपकी जो प्रॉपर्टी इनकम है वो किस पर होगी, वो एक्रूवल बेसिस पर होती है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चले फिर हम आगे चलते हैं। कहते हैं द कंपनी इज असेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी इनकम अराइजिंग इन द अकाउंटिंग पीरियड, नॉट द टैक्स ईयर एज फॉर द इंडिविजुअल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको ये बताया गया था कि जो प्रॉपर्टी इनकम है वो आपने कहां से कहां तक असेस करनी है, टैक्स ईयर। ऑब्वियसली सारी जो इंडिविजुअल इनकम है वो टैक्स ईयर के अकॉर्डिंगली असेस होती है, लेकिन कंपनी की जो प्रॉपर्टी इनकम है वो अकाउंटिंग ईयर के लिए असेस होगी। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर क्या मतलब है कि जितना पीरियड उसका टैक्स में आ रहा है उतने सारे पीरियड के लिए जो है वो अकाउंट फॉर कर दी जाएगी। ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल भी देख लेते हैं और प्रॉपर्टी लॉसेस भी देख लेते हैं। ये तो आई गेस शायद आगे आ जाएगा, इसको देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टू बाय अ प्रॉपर्टी
इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? तो देखो, इंटरेस्ट पेएबल ऑन अ लोन to acquire or improve an investment property is not allowed as a deduction from property income. Instead, it is taxed under the loan relationship rule and is therefore deducted from interest income. आपको याद है ना, अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोफॉर्मा लिखवाया तो उसमें मैंने आपको एक बात लिखवाई थी और लिखवाई थी इंटरेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग पर्पस, उसको माइनस कर देना है। ये वाला इंटरेस्ट यहां से आपकी उस इंटरेस्ट इनकम से माइनस होगा, ये प्रॉपर्टी इनकम से माइनस नहीं होता। माइनस हुआ होगा, इसको ऐड बैक करो। माइनस नहीं करना, आपने इसको कहां से माइनस करना है? इंटरेस्ट इनकम से माइनस करता है। ठीक है। लीज प्रीमियम्स बिल्कुल वैसे ही है, वही n-1 इंटू सॉरी प्रीमियम ले लो, प्रीमियम मल्टीप्लाई पे क्या था 2% मल्टी इंटू n-1, वही वाला फॉर्मूला है, वही लीज प्रीमियम आपने वैसे ही इस पे अकाउंट फॉर करना है। इस पे मैं नहीं डिस्कशन कर रहा, ये आपको आनी चाहिए चीज और इसको आपने खुद सॉल्व करना है। सिर्फ इंडिविजुअल की जगह यहां पर कंपनी की कंसिडरेशन है और ये आपने खुद करनी है। अच्छा, क्वालिफाइंग चैरिटेबल डोनेशंस, हम आधी बात इस पे कर चुके हैं। इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पॉइंट्स लिखवाऊंगा, वो पॉइंट्स आप अपने पास याद रख लें, आपका ये वाला सेक्शन हो जाएगा। चैरिटेबल डोनेशंस की जब हम बात करते हैं तो आपने ये बात याद रखनी है कि चैरिटेबल डोनेशंस कहीं कहीं अलाउड होती हैं, कहीं कहीं अलाउड नहीं होती। सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखना है कि ये रीजनेबल अमाउंट की होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अपनी बात रखना है, नंबर 1, रीजनेबल अमाउंट की होनी चाहिए। ठीक है। और रीजनेबल अमाउंट के बाद आप ये बात याद रख लें कि जो आपकी यूं कह लो रीजनेबल अमाउंट, एंड दूसरा होली एंड एक्सक्लूसिवली, सॉरी एक्सक्लूसिवली की स्पेलिंग मैंने कुछ ज्यादा ही गलत लिख दी है। अगर ये रीजनेबल अमाउंट है और सिर्फ ट्रेड के लिए, तो फिर आप इसको डिडक्ट कर सकते हो अपने प्रॉफिट में से। ठीक है। दूसरी बात याद रखें, पॉलिटिकल डोनेशंस जो है ना, वो अलाउड नहीं होती। ये आपको बहुत पहले भी मैंने एक दफा बताया था इंडिविजुअल्स में जब हम बात कर रहे थे कि जो पॉलिटिकल डोनेशंस होती हैं वो आपकी अलाउड नहीं होती। ठीक है। तो इनको हम क्यूसीडी जो है वो नहीं ट्रीट करते। ये बात हो गई। फिर इसके बाद आखिरी बात इसमें सुन लें कि इसके अलावा जितनी भी डोनेशंस हैं, जिनमें हमारे पास गिफ्ट एड डोनेशंस आ गई हैं, इसके अलावा हमारे पास एनएचएस डोनेशंस होती हैं और बहुत सी डोनेशंस हैं, मिसलेनियस डोनेशंस, जो भी डोनेशंस है वो आप एटीएक्स में इसको देखेंगे, जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी क्या है, अलाउड होती हैं। ठीक है। ये बस ये 3 बातें आपने याद रखनी है, मेरी राइटिंग में मत जाइएगा, आई नो गंदी है। तो रीजनेबल अमाउंट होली एक्सक्लूसिवली अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए है तो वो अलाउड हो जाएगी फॉर क्यूसीडी। पॉलिटिकल डोनेशन अलाउड नहीं होती। गिफ्ट डोनेशन, इसके अलावा जितनी भी डोनेशन है वो सारी की सारी आपकी क्या कंसिडर होंगी, अलाउड डोनेशन कंसिडर होती हैं। ये बात आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब आप इसको पढ़ लीजिएगा, फिर भी कुछ ना समझ आए तो फिर जरूर मुझसे पूछिएगा। चलें जी, यहाँ पर जो है, ठीक है, ये जो है ना, ये मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा ना उसमें मैं ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ थ्योरी इसकी जो है वो आपको कवर करवा रहा हूँ ताकि हम थ्योरी के बाद कंप्लीट चीजें ये सारी कवर अप कर लें। ठीक है जी। लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता भी दिया था, लॉन्ग पीरियड ऑफ अकाउंट इसमें कुछ खास बात है नहीं, सिर्फ पीरियड ऑफ अकाउंट जो है वो आपका ज्यादा टाइम के लिए हो जाएगा। आप अगर शॉर्ट कर लेते हैं तो लॉन्ग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका भी मैं आपको एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट करवाऊंगा, थ्योरी वाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको भेजूंगा उसमें मैं आपको टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 16 और 17 नहीं, ये जो इससे पीछे वाली है ये वाली आपको सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपकी यहाँ पर इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए और हमारा चैप्टर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। चलें जी, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।